1971 की जंग भारत के इतिहास की एक ऐसी जीत जिसकी मिसाल दी जाती है। एक शानदार जीत है ना? लेकिन इसी जीत से जुड़ा एक सवाल भी है। एक ऐसा सवाल जो आज भी, इतने सालों बाद भी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह गर्मागर्म बहस छेड़ देता है। और वो सवाल यही है, जब 93,000 पाकिस्तानी फौजी हमारे कब्जे में थे तो फिर हमने पीओके वापस क्यों नहीं ले लिया? यही सवाल तो उठता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो एक सुनहरा मौका था जो हमने हाथ से जाने दिया। वहीं दूसरे कहते हैं कि नहीं, उस वक्त के हालात ही ऐसे थे, मजबूरियां थीं। तो आखिर सच क्या है? जब 93,000 सैनिक घुटनों पर थे तब भारत ने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए कदम क्यों नहीं बढ़ाया? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? ये 1971 के जंग के मैदान में नहीं, बल्कि उस भयानक मानवीय संकट में छुपा है जिसने इस जंग को जन्म दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है तब के पूर्वी पाकिस्तान से। 1 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, 1 करोड़ लोग। मार्च 1971 में जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया तो इसका नतीजा हुआ बेहिसाब, बेतहाशा हिंसा। और इस क्रूरता से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग अपना घर-बार छोड़कर भागकर भारत आ गए। हमारे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा जैसे राज्य, इन राज्यों पर अचानक से इतना बड़ा बोझ आ पड़ा। और ये वो भारत था जो खुद गरीबी हटाओ के नारे के साथ अपनी मुश्किलों से लड़ रहा था। तो समझिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा संकट था। अब इतने बड़े संकट को देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक बहुत साफ नतीजे पर पहुंची। उन्होंने समझ लिया था कि इसका एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, एक निर्णायक मिलिट्री एक्शन। और प्लान क्या था? प्लान था एक नए देश को जन्म देना, बांग्लादेश। कहते हैं कि इंदिरा गांधी तो अप्रैल में ही हमला करने के लिए तैयार थीं, लेकिन तब के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि मैडम, अप्रैल में हमला नहीं कर सकते, मॉनसून आने वाला है, नदियां उफान पर होंगी, हमारे टैंक कीचड़ में फंस जाएंगे। और तो और, गर्मियों में हिमालय के पास की बर्फ पिघल जाएगी, इससे चीन के लिए दखल देना बहुत आसान हो जाएगा। तो उन्होंने तैयारी के लिए और वक्त मांगा और कहा कि हमला नवंबर के बाद ही सही रहेगा। और फिर शुरू हुआ 7 महीने का लंबा इंतजार। लेकिन ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये एक गहन तैयारी का दौर था। एक तरफ हमारी सेना तैयार हो रही थी और दूसरी तरफ, उससे भी ज्यादा जरूरी, एक ऐसा डिप्लोमेटिक दांव खेला जा रहा था जिसने, समझिए, पूरा गेम ही पलट दिया। अगस्त 1971, इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के साथ एक 25 साल की संधि की। और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसका मतलब साफ था, अगर अमेरिका या चीन ने पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की तो सोवियत संघ यानी रशिया भारत के साथ खड़ा होगा। मतलब भारत ने अपने लिए दुनिया की एक महाशक्ति को अपने कोने में कर लिया था। तो अब बिसात बिछ चुकी थी। ये जंग सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रह गई थी, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका था जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी अपनी चालें चल रही थीं। देखिए, भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि दुनिया की नज़रों में वो हमलावर दिखे, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान शायद 1967 में इजराइल की तरह एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि एक अचानक हमला करके जीतना चाहते थे। तो 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमला कर दिया और बस जंग की ऑफिशियल शुरुआत हो गई। और जैसे ही जंग शुरू हुई, अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो कहते हैं कि इंदिरा गांधी को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपना 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट, बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। ये कोई मामूली बेड़ा नहीं था, ये न्यूक्लियर हथियारों से लैस एक बहुत बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन याद है वो संधि, भारत सोवियत संधि? उसने अपना काम किया। जैसे ही अमेरिकी बेड़ा आगे बढ़ा, सोवियत यूनियन ने अपना न्यूक्लियर फ्लीट उसके मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। आप सोचिए, दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। इस टकराव ने अमेरिका के कदम रोक दिए और भारत को अपना मिशन पूरा करने का खुला मैदान मिल गया। सिर्फ 13 दिन, सोचिए, बस 13 दिनों में भारतीय सेना ने इस मौके को जीत में बदल दिया। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। और 16 दिसंबर 1971, वो ऐतिहासिक दिन जब ढाका में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। तो जंग खत्म हो चुकी थी। अब बारी थी बातचीत की टेबल की, नेगोशिएशन की।
जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ और यहीं आकर वो पहेली खड़ी हो जाती है कि जब सारे के सारे पत्ते भारत के हाथ में थे तो फिर पीओके वापस क्यों नहीं लिया गया। जरा हालात देखिए उस वक्त के। एक तरफ भारत, जिसके पास पाकिस्तान के 93,000 सैनिक कैद थे, ये उनकी पूरी फौज का 1/3 हिस्सा था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भी हमारे कब्जे में था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसके पास मोल भाव करने के लिए, कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अब यहाँ एक कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने इन 93,000 सैनिकों का मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक ऐसा दाव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा, और ये बात कन्फर्म्ड नहीं है, कि वो सैनिक तो गद्दार हैं जिन्होंने सरेंडर किया, आप उन्हें रख लो, चाहो तो मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचिए, इस एक चाल से भुट्टो ने भारत के सबसे बड़े तुरुप के इक्के को ही बेकार करने की कोशिश की। लेकिन क्या सिर्फ भुट्टो की ये चालाकी ही वजह थी? नहीं, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। शिमला में जो फैसला हुआ उसके पीछे कई और बड़ी, ठोस और जटिल वजहें थीं। चलिए अब एक एक करके इन असली वजहों को समझते हैं। सबसे पहली बात, इंटरनेशनल प्रेशर। ये बहुत ज्यादा था। सोवियत यूनियन ने साफ साफ कह दिया था कि हमारा सपोर्ट सिर्फ बांग्लादेश बनाने तक है। अगर भारत इससे आगे बढ़कर पश्चिमी पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो हम साथ नहीं देंगे। दूसरी वजह, अमेरिका और चीन दोनों ने ही धमकी दे दी थी कि अगर पाकिस्तान को और तोड़ने की कोशिश हुई तो वो सीधा दखल देंगे। मतलब ये जंग एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती थी। तीसरी वजह, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था। देश पहले ही 1 करोड़ शरणार्थियों का बोझ उठा रहा था। एक और लंबा युद्ध लड़ने की हमारी आर्थिक हालत नहीं थी। चौथी बात, जमीनी हकीकत। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी और वहां के आम लोग भारत के साथ थे, लेकिन पीओके में ऐसा कोई लोकल सपोर्ट या आंदोलन नहीं था। और आखिर में पांचवी और सबसे प्रैक्टिकल वजह थी सेना की हालत। पीओके का इलाका पहाड़ी है, वहां लड़ना बेहद मुश्किल होता है। हमारी सेना एक जंग लड़कर थक चुकी थी, एक और नया मुश्किल मोर्चा खोलना बहुत बड़ा जोखिम होता। तो इन सारी मजबूरियों और हकीकतों को देखते हुए शिमला समझौते पर दस्तखत हुए। हाँ, भारत ने 93,000 सैनिक और जीती हुई जमीन लौटा दी, लेकिन बदले में भारत को एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत मिली। जो सीज फायर लाइन थी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC का नाम दिया गया। और सबसे जरूरी बात, दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि भविष्य में कश्मीर समेत सारे मुद्दे द्विपक्षीय रूप से, यानी आपस में बातचीत करके ही सुलझाए जाएंगे। इंदिरा गांधी की सोच ये थी कि इस एक कदम से कश्मीर मुद्दे पर बाहरी देशों की दखलंदाजी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या 1972 में पोके न ले पाना भारत की कोई कमजोरी थी या फिर उस वक्त के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हालात की एक प्रैक्टिकल मजबूरी? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास सिर्फ साहसी फैसलों से बनता है या उन हालातों से भी बनता है जो उन फैसलों की हदें तय करते हैं।